हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा सी एस ई टी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैम हमने मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ लिया ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ लिया कॉन्सेंट के बारे में, फ्री कॉन्सेंट के बारे में, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। उसमें हमने 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने पढ़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, void contracts, void agreement, voidable contract। what was valid? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो enforceable होता है, जिसमें सारे essential elements मौजूद होते हैं। it is defined in 2H। what do you mean by void agreement? ऐसा एग्रीमेंट जो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग void होता है, जो कोर्ट में enforceable नहीं होता है। it is void from the very beginning, that is void ab initio। it is defined in 2G। और अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड बन जाता है तो उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, विच इज डिफाइंड इन 2J। नेक्स्ट इज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है और जो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी, अग्रीव पार्टी, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, विच इज डिफाइंड इन 2I। उसके बाद हमने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। और ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के कोई भी एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो वो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होगा। जैसे कि अगर पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा। बाइलेटरल मिस्टेक थी, दोनों पार्टी की मिस्टेक थी, बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो यहाँ भी वॉइड अब इनिशियो होगा। क्यों? क्योंकि कंसेंसस एट आइडम ही नहीं था, अनलॉफुल था। उसके बाद अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा, जैसे रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, तो इन सारे केसेस में वॉइड होगा। इसमें मैंने 2 पॉइंट पेंडिंग कराए थे, वो हम लोग आज की क्लास पढ़ने के बाद वो वाला कंसेप्ट समझेंगे, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था वेजरिंग अग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। और ये देखो यहाँ पर अग्रीमेंट टू डू एनी इम्पॉसिबल एक्ट इज ऑल्सो वॉइड एब इनिशियो, इसका मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद हमने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्टार्टिंग में वैलिड होते हैं बट बाद में वॉइड बन जाते हैं। जैसे कि अगर पहले वैलिड था बाद में इम्पॉसिबल हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा। पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा। इसको कंटीजेंट वाला मैंने पेंडिंग कराया था। उसके बाद ऐसा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बेचारी पार्टी अग्रीव पार्टी वॉइड कर देती है तो वो भी पहले वॉइड नहीं था लेकिन बाद में वॉइड बन जाएगा। और हमने एक बात पढ़ी थी कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जब हमने बनाया था तब तो वो वैलिड था ना, अब वो वॉइड हो गया, उसमें हमारी गलती नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, इलीगल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, उसमें हमारी गलती नहीं है। तो जो भी बेनिफिट हमने सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर किया है वो हमें वापस मिलता है, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड। इसके साथ ही मैंने आप लोग को कंपेयर करके बताया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड रहता है लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में कभी भी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग था। आपको तो पता था ना कि ये तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है। आपने क्यों किया? अब आपने जो भी बेनिफिट सामने वाली पार्टी को दे दिया है वो आप वापस नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, यानी बेचारी पार्टी, अग्रीव पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी यानी डिफॉल्टिंग पार्टी। इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अग्रीव पार्टी को जो भी एक्शन लेना रहता है वो रीजनेबल टाइम के अंदर लेना रहता है। अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड रहेगा और अगर उसने उसको वॉइड कर दिया तो वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया मतलब हम मान लेंगे कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है और वो वैलिड ही रहेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड रहता है। जैसे मान के चलो कि मोदी जी ने दीदी के गन पॉइंट पे रख के, दीदी को गन पॉइंट पे रख के शादी के लिए जबरदस्ती हाँ बुलवा लिया, तो मोदी जी और दीदी के बीच में शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन दीदी का कंसेंट फ्री नहीं था तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। अब मान के चलो जब शादी की तो मोदी जी ने हीरे की अंगूठी पहना दी थी दीदी को, तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में मोदी जी ने कुछ बेनिफिट ट्रांसफर किया। मोदी जी ने क्या दे दी? शादी करने के पलटे अंगूठी दे दी दीदी को, रिंग रिंग दे दी। किसकी? डायमंड की रिंग दे दी दीदी को। अब क्या हुआ? दीदी ने बाद में बोला नहीं मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने मुझसे जोर जबरदस्ती करके शादी की है। तो दीदी अगर उस शादी को कैंसिल करती है, वॉइड करती है, अगर उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को दीदी वॉइड करती है
तो उसको जो रिंग मिली है ना वो उसको वापस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई बेनिफिट मिलता है और बाद में जाके आप अगर उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देते हो, तो जो भी बेनिफिट आपको मिलता है वो उसको सामने वाली पार्टी को रीस्टोर करना पड़ता है, इन्हें वापस करना पड़ता है। तो दीदी को जो भी बेनिफिट मिला, जो भी गहने वगैरह जो भी मिले, वो सब मोदी जी को उनको वापस करना पड़ेगा। सो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दिस पॉइंट इज क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? सो यहाँ पर लिख लेना छोटा सा, यहाँ पर लिख लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे साइड में ऐसा डब्बा बना करके लिख लेना कि रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड, ये ऐसा डब्बा बना करके शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। और कंपेयर कर लेना, ये जो आपने कंपेयर किया था ना यहाँ पर एक और कंपेयर कर लेना, 3 कॉलम बना लेना, बेसिकली एक और कॉलम बना लेना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, और उसमें लिख देना कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड। ओके, ये तीनों को ऐसे कंपेयर करके एक टेबल बना लेना अपनी कॉपी में या बुक में, जहां भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अनएनफोर्सेबल मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैसे तो एनफोर्सेबल होता है, वैसे तो उसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। जैसे कि डेटेड नहीं है, जैसे कि साइन नहीं है, जैसे कि स्टैंप नहीं है, तो इस तरह के टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो क्या हो जाता है, अनएनफोर्सेबल, उसको बोलते हैं हम एनफोर्सेबल। अब आज की क्लास चालू करते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलीगल अग्रीमेंट्स के बारे में। इलीगल, व्हाट डू मीन बाय इलीगल? मतलब ऐसे अग्रीमेंट जिसमें या तो ऑब्जेक्ट या तो कंसिडरेशन लीगल नहीं है, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो लॉ में परमिटेड नहीं है, विच इज फोरबिडन बाय लॉ, जो लॉ में परमिटेड ही नहीं है, जो लीगल ही नहीं है। जैसा वो अक्षय कुमार का वो गांजा बेचने वाला, वो कचरा सेठ को गांजा बेचा था, क्या वो लीगल है? नहीं मैडम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलीगल। इलीगल बहुत इजी है। और इलीगल का फाइनली इफेक्ट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो इलीगल होता है, जो लॉफुल नहीं होता है, वो हो जाता है वॉइड एब इनिशियो। तो इलीगल एग्रीमेंट का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट, वो जो इलीगल एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आप उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा पाओगे। अब मान के चलो अक्षय कुमार ने वो गांजा बेच दिया उसको कच्चा सेठ को, और कच्चा सेठ ने उसको पैसे, कच्चा सेठ ने पैसे नहीं दिए, तो क्या अक्षय कुमार कोर्ट में केस कर सकता है कि ये कच्चा सेठ ने गांजा खरीद लिया और पैसा नहीं दिया? नहीं कर सकता मैडम। कोर्ट उसको बोलेगी इधर आओ इधर आओ, और एक घुमा के कान के नीचे मारेगी, बोलेगी तुमने जो एग्रीमेंट किया है ना वो इलीगल है, अलाउड नहीं है। पहले तो उसको ले जाके बंद करेगी अंदर जेल के, ठीक है। सो एन इलीगल एग्रीमेंट इज व्हाट? एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। सो एक ऐसा हमने पढ़ा मैम, एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड और फोरबिडन बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ मना करता है, जो लीगल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। अब मैम इलीगल अग्रीमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा मैम, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। ये तो मैं अभी ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, आप उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। और इसी चीज को एक लीगल टर्म यूज किया हुआ है इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड द लीगल टर्म इज द लैटिन टर्म इज एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शन। एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शन, एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैम? कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपने खुद को ही गलत काम किया है, कोई इलीगल काम किया है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपके खुद के हाथ पोल्यूटेड है, आपके खुद के हाथ पोल्यूटेड है। अब आप कोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। वही मैंने बताया कि अगर अक्षय कुमार ने कच्चा सेठ को गांजा बेच दिया और कच्चा सेठ ने फिर पैसे नहीं दिए, तो आप इसको उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। नो एक्शन विल अराइज, नो एक्शन विल अराइज, यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई? बिकॉज योर हैंड्स आर ऑल्सो पोल्यूटेड, आपने खुद भी गलत काम किया है।
सो फॉर एन इलीगल अग्रीमेंट नो कॉज ऑफ एक्शन अराइज, और उसको लीगल टर्म में बोला जाता है, लैटिन टर्म में बोला जाता है एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्शन। ये आ सकता है क्या? हाँ, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ओरिटर ऑप्शन ऑप्शन एक्शन, और 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपको पता है मैम, इसका मतलब होता है नो एक्शन विल अराइज फ्रॉम एन इलीगल अग्रीमेंट। अगर आपने इलीगल अग्रीमेंट किया है तो उसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, आप कोर्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। नो एक्शन विल अराइज, नो एक्शन विल अराइज फॉर एन इलीगल अग्रीमेंट, विच मीन्स इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय एक्स टुर्पी कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्शन। Crystal clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर restoration of benefit is allowed. The answer is no. Restoration of benefit is not allowed. आपने क्यों किया इलीगल अग्रीमेंट? आपकी गलती। अब मान के चलो वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था, कौन सा, कच्चा सेठ वाला, ये वाला, दिस वन। अब मान के चलो ये अक्षय कुमार ने कचरा सेठ को गांजा बेचने का बिजनेस एग्रीमेंट कर लिया, और कचरा सेठ ने बोला कि 150 रुपया दूंगा, और 150 रुपया दे दिया अक्षय कुमार को, लेकिन अक्षय कुमार ने क्या नहीं दिया इसको? गांजा नहीं दिया। तो अब क्या? अब क्या? अक्षय कुमार इज लायबल टू रीपे 150 रुपया। क्या वो 150 रुपया वापस करने के लिए लायबल है? द आंसर इज नो। ये जो कचरा सेठ है ये कोर्ट में केस नहीं कर सकता कि मुझे मेरे 150 रुपया वापस चाहिए। नहीं मिलेगा। तुमने क्यों दिया? तुमने इलीगल एग्रीमेंट किया, तुमने इलीगल एग्रीमेंट किया, उसके लिए तुमने पैसा दिया, वो तुमको वापस नहीं मिलेगा अब। सो अगर आप इलीगल एग्रीमेंट में कोई बेनिफिट किसी सामने वाले बंदे को ट्रांसफर करते हो, सो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। अब आपको एक बात समझ में आ गई मैम, ये जो टेबल था उसको और अपडेट कर लो। कौन से टेबल को? ये वाला टेबल जो मैंने बनवाया था ना, कहाँ गया? दिस वन। इस टेबल को और अपडेट कर लो। इसमें अगर मैं बोलूं कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट किसमें अलाउड रहता है, किसमें नहीं होता है, तो वॉइड एग्रीमेंट के केस में नॉट अलाउड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में अलाउड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में अलाउड, और इलीगल एग्रीमेंट के केस में नॉट अलाउड। ये टेबल बना लेना अपनी कॉपी में, ऐसा छोटा सा प्यारा सा। अच्छा देखो, ये तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि सारे ही इलीगल एग्रीमेंट अल्टीमेटली वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। तो उसमें तो वॉइड एग्रीमेंट में तो वैसे भी रेस्टिट्यूशन और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड नहीं रहता है, तो इसीलिए इलीगल एग्रीमेंट में भी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट विल नॉट बी अलाउड। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा क्या? इलीगल एग्रीमेंट्स में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अलाउड रहता है? द आंसर इज नो, नहीं रहता है। मतलब अगर आपने कोई भी पैसा दिया या प्रॉपर्टी दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एनी मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और एनी बेनिफिट गिवन टू द अदर पार्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। नेक्स्ट मैडम आगे बढ़ते हैं। एक और लैटिन टर्म दे दिया आपको, सर दर्द। ऐसा बोलते हो आप लोग लैटिन टर्म देख के, सर दर्द, बट इतना भी सर दर्द नहीं है। एक दो बार रिवाइज करोगे, उसी गली से 3-4 बार गुजर लोगे तो वो एकदम रास्ता पूरा याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस टर्म को आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएगा। ठीक है, सो अनदर लेटिन टर्म इज मैम पारी डेलिक्टो पोटाइरस कंडीशन डिफेंडिटीज। ये बहुत ही, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अजीब टाइप का होता है, जो भी है पढ़ लेना। ये जो भी है पारी करके जो भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि व्हेन बोथ द पार्टीज आर एट इक्वल फॉल्ट द डिफेंडेंट विल बी एट द बेटर पोजिशन। डिफेंडेंट यानी देखो, जब कोर्ट में केस होता है तो जो बंदा केस करता है उसको बोलते हैं पिटिशनर, उसने पिटीशन फाइल किया, और जिस बंदे के अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको बोलता है डिफेंडेंट। ठीक है, जिस बंदे के अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको बोलता है डिफेंडेंट। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात हुई है कि मान के चलो कचरा सेठ ने 150 रुपया दे दिया अक्षय कुमार को। अब अक्षय कुमार वो पैसा वापस नहीं कर रहा है,
तो अगर कचरा सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया अक्षय कुमार के अगेंस्ट, तो कचरा सेठ विल बी पिटिशनर एंड अक्षय कुमार विल बी डिफेंडेंट। और क्योंकि यहां दोनों ने ही गलत काम किया, दोनों ने ही गलत काम किया, तो मतलब दोनों ने ही इलीगल काम कर दिया, तो अब बेटर पोजीशन में कौन रहेगा? बेटर पोजीशन में अक्षय कुमार रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा वापस करने के लिए लायबल नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। और इसीलिए ये बोला गया है कि जब दोनों ही गलत काम करते हैं तो डिफेंडेंट बेटर पोजिशन में होता है। और इसी को लीगल टर्म में क्या बोला गया है? ये पारी डेलिक्टो पोटाइरस कंडीशन डिफेंडिटीज, मतलब जो डिफेंडेंट है वो बेटर कंडीशन में होता है अगर दोनों पार्टी की इक्वल गलती होती है, दोनों ही पार्टी ने गलत काम किया, मतलब दोनों ही पार्टी इक्वल फॉल्ट में है, तो उस केस में डिफेंडेंट विल बी एट बेटर पोजीशन। अब आपको हो सकता है एग्जाम में ये लीगल टर्म दे दे और इसका मतलब पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे कि व्हेन, आपको एक स्टेटमेंट दे दे एग्जाम में कि व्हेन बोथ द पार्टीज आर इक्वल फॉल्ट, डिफेंडेंट इज एट बेटर पोजीशन। दिस इज मेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन टर्म, और आपको 4 लैटिन टर्म दे देगा, आपको पहचानना रहेगा कि इसका मतलब एक्चुअल में कौन सा है, तो आपको चूज करना रहेगा ये वाला, पारी डेलिक्टो पोटाइरस कंडीशन डिफेंडिटीज। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा इलीगल एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक बात। अब आपको एक बात और पता होगी मैम, अगर मैं बोलूं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, all illegal agreements are void ab initio, but all void agreement are not illegal। ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपने कोई इलीगल एग्रीमेंट किया तो मैम सारे ही इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, बट क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मान के चलो मैंने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, 18 साल से छोटे बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया, तो मैम वो माइनर के साथ किया तो वो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन क्या वो इलीगल है? इलीगल नहीं है मैम, इलीगल नहीं है, वॉइड एब इनिशियो तो है। वॉइड एब इनिशियो तो बहुत सारे तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन। जैसे हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। बट क्या ये इलीगल है? नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं, हम कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं, इलीगल थोड़ी है। तो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, हमें बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट इलीगल, पढ़ाना कोई इलीगल काम नहीं है। सो कैन वी कंक्लूड दिस कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। आर वी क्लियर विद दिस? क्रिस्टल क्लियर? याद है हमने डे 1 में एक बात पढ़ी थी, कौन सी बात पढ़ी थी? कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। याद आया? डे 1 में पढ़े थे, डे 1 में पढ़े थे बचपन में, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक नैरोअर टर्म है और एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट में बहुत सारे तरह के एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। याद आया क्या? दिमाग की घंटी बजी क्या? दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात है मैडम, मैम आप सारी बात को ऐसे ही बोलते हो छोटी सी बात, अरे छोटी सी है सच में, देखो तुरंत हो जाएगा। अगर एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो आधा लीगल है और आधा इलीगल है, तो क्या होगा मैम? उस पूरे को इलीगल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर ऐसा हुआ, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आप वो लीगल और इलीगल पार्ट को सेपरेट कर सकते हो कि नहीं। अब मान के चलो मैम हो सकता है सेपरेट हो सकता है, एक एग्रीमेंट है जो पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है, तो सबसे पहले यू विल सी वेदर इट कैन बी सेपरेटेड और नॉट। और अगर इट कैन बी सेपरेटेड मतलब अलग अलग कर सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। लीगल पार्ट अलग कर दो, इलीगल पार्ट अलग कर दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? लीगल है तो वो तो वैलिड रहेगा, जो इलीगल वाला पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन में हम अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो मैम एक
मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो वो जो इलीगल वाला पार्ट है ना, वो लीगल वाले पार्ट को भी इलीगल बना देगा और पूरे ही अग्रीमेंट को इलीगल माना जाएगा और पूरा ही अग्रीमेंट फिर वॉइड हो जाएगा। इजी। द क्वेश्चन इज वेदर एन अग्रीमेंट कैन बी सेपरेटेड और नॉट। अगर एक अग्रीमेंट ऐसा है जिसमें कुछ लीगल वाला पार्ट है, कुछ इलीगल वाला पार्ट है, अगर एक तालाब ऐसा है जिसमें कुछ अच्छी मछलियां हैं, कुछ बुरी मछलियां हैं, तो आप देखोगे कि भैया तालाब अलग अलग कर सकते हैं कि दोनों का नहीं, अच्छी मछलियों का और गंदी मछलियों का अगर अलग अलग हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जो सही मछलियां है, जो वैलिड है, जो लीगल पार्ट है वो बिल्कुल वैलिड रहेगा और जो इलीगल वाला पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन मैम अलग ही नहीं कर सकते, सब मिक्स हो गई तो वो तो पूरे तालाब को ही गंदा कर देंगे, फिर तो पूरा तालाब ही गंदा हो जाएगा और पूरा ही एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा और पूरा ही एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इजी पीजी। तन्मय इज सेइंग मैम इजी पीजी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमारा मेजर पार्ट इलीगल का कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात बची है इलीगल एग्रीमेंट की और वो है कोलैटरल एग्रीमेंट की। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आपने इलीगल एग्रीमेंट तो किया मैम, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट के लिए ना आपने इलीगल एग्रीमेंट के बेसिस पे एक और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर आप इलीगल एग्रीमेंट के बेसिस पे कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इलीगल एग्रीमेंट, तो इलीगल वाला तो वॉइड होगा मैम। उस कोलैटरल का क्या, उस कोलैटरल का क्या? देखो जब कोई दूसरा एग्रीमेंट इलीगल के ऊपर बेस्ड रहता है, इलीगल के वजह से किसी और एग्रीमेंट में भी एंटर किया जाता है, तो सवाल ये उठता है उसको क्या बोलते हैं, उस दूसरे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कोलैटरल एग्रीमेंट। और दूसरा सवाल यह है कि क्या वो कोलैटरल एग्रीमेंट वैलिड होगा कि वॉइड होगा। द आंसर इज, इसको हम लोग एग्जाम्पल को एक केस लॉ के साथ समझेंगे। एंड व्हाट इज द केस लॉ मैम? ये एक हमारे भैया थे, रजनी भैया। कौन है ये? रजनीकांत भैया। वो मूवी देखी है आप लोग ने, रोबोट? रोबोट मूवी में क्या करते हैं, रजनी भैया एक रोबोट बनाते हैं जिसका नाम रहता है चिट्टी। ये रोबोट रहता है, इसका नाम रहता है चिट्टी, ठीक है। तो इस मूवी में क्या होता है, मान के चलो ये जो हमारे रजनी भैया हैं, इन्होंने चिट्टी के साथ एग्रीमेंट किया कि तू मोदी को मार दे, बदले में मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा। तो किसी को जान से मारना क्या हो गया, इलीगल हो गया। लॉ मना करता है, क्या लॉ में अलाउड है किसी को जान से मारना? द आंसर इज हाँ, मना करता है। तो ये तो इलीगल हो गया मैम, किसी का मर्डर करना तो इलीगल हो गया। तो ये जो रजनी भैया और चिट्टी भैया के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो हो गया इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि किसी को मारना होता है, इलीगल एग्रीमेंट। अब मान के चलो चिट्टी भाई क्या किए, मोदी को मारा है। अब बदले में उन्होंने बोला रजनी भैया को कि भैया 2 करोड़ लाओ, 2 करोड़ लाओ। और रजनी भैया ने बोला अरे यार अच्छा 2 करोड़ देने हैं क्या, शिट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, रुक कहीं से जुगाड़ करता हूँ। और रजनी भैया गए अपनी होने वाली बीवी के पास, ऐश्वर्या राय, मूवी में इनकी प्रेमिका रहती है, कौन? ऐश्वर्या राय। तो वो ऐश के पास गए और ऐश को बोला कि ऐश ऐश मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। ऐश ने बोला हाँ जी बोलिए। तो रजनी भैया ने बोला कि मुझे ना 2 करोड़ रुपए चाहिए, लोन चाहिए, तुम दोगी क्या? तो ऐश तो रजनी भैया की दीवानी थी, उसने बोला हाँ जी ले लीजिए। तो ऐश ने क्या किया, 2 करोड़ का, ऐश ने क्या किया, 2 करोड़ का लोन दे दिया, किसको? रजनी भैया को। अब मेरी बात समझो, रजनी भैया ने 2 करोड़ का लोन क्यों लिया? इस इलीगल एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब ये जो मेन एग्रीमेंट है इसको हम बोलेंगे मेन एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए रजनी भैया ने एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ऐश के साथ। और ये जो दूसरा एग्रीमेंट है जो मेन एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है, इस दूसरे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कोलैटरल एग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल मतलब जो मेन एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है, ऐसा एग्रीमेंट जो मेन एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है उसको हम बोलते हैं कोलैटरल एग्रीमेंट। तो ये जो रजनी भैया और चिट्टी भैया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ये हो गया मेन एग्रीमेंट, और ये जो रजनी भैया और ऐश के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, ये हो गया कोलैटरल एग्रीमेंट। अब सवाल ये उठता है, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है कि किसी का मर्डर करना इलीगल है, और क्योंकि ये इलीगल है तो ये हो गया वॉइड एब इनिशियो।
सवाल ये उठता है, ये जो रजनी भैया और ऐश दीदी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ लोन लेने का, क्या ये वैलिड माना जाएगा कि ये वॉइड माना जाएगा? द आंसर इज, ऐसा कोलैटरल एग्रीमेंट जो किसी इलीगल एग्रीमेंट का कोलैटरल होता है वो भी इलीगल बन जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसा कोलैटरल अग्रीमेंट जो किसी इलीगल अग्रीमेंट का कोलैटरल होता है वो भी इलीगल बन जाता है, और वो भी इलीगल बन गया तो वो भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो ये वाला एग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो है। अब मान के चलो रजनी भैया ने ऐश दीदी के 2 करोड़ वापस नहीं किए, तो क्या ऐश दीदी कोर्ट में जाके केस कर सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, दिस कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ऐश दीदी कोई एक्शन नहीं ले सकती। वाई? बिकॉज दिस इज कोलैटरल टू एन इलीगल एग्रीमेंट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। सो आपको एक बात समझ में आ गई मैम, अगर आप इलीगल एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर आप just a minute, ओके, रियली सॉरी। सो अगर आप इलीगल एग्रीमेंट्स के बेसिस पे कोई कोलैटरल एग्रीमेंट में एंटर करते हो, कोलैटरल मतलब जो मेन एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो इलीगल एग्रीमेंट उसको भी पोल्यूट कर देगा, इलीगल एग्रीमेंट उसको भी पोल्यूट कर देगा और उसको भी इलीगल बना देगा, क्योंकि वो इलीगल करने के लिए, वो इलीगल एग्रीमेंट पूरा करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया, तो इलीगल एग्रीमेंट उसको भी इलीगल बना देगा और उसको भी वॉइड बना देगा। तो यहां पर ये जो रजनी भैया और ऐश दीदी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ये भी इलीगल माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज कोलैटरल टू एन इलीगल एग्रीमेंट, और ये भी वॉइड हो जाएगा, ये भी वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, और ऐश्वर्या दीदी कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम रजनी भैया। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, ऐसा अग्रीमेंट जो सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है। जैसे कि मान के चलो ये ग्रीन अंकल हैं, ये ग्रीन अंकल ने नोबिता के साथ एग्रीमेंट किया लोन का, 1,000 रुपए लोन लेने का एग्रीमेंट किया, बदले में अंकल क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। मान के चलो नोबिता ने लोन लिया, नोबिता ने ग्रीन अंकल से 1,000 रुपए का लोन लिया और बदले में नोबिता को देना था 10% के रेट से इंटरेस्ट। तो यहाँ नोबिता और ग्रीन अंकल के बीच में अग्रीमेंट हो गया, लेकिन मैडम जो नोबिता है ना, वो ना 10 साल का छोटा सा बच्चा है, वो ना 10 साल का बच्चा है, डोरेमोन का भाई, बचपन में सबने देखा है डोरेमोन, दोस्त हमारा डोरेमोन, ठीक है। तो नोबिता इज व्हाट? नोबिता इज अ बच्चा, नोबिता इज 10 साल का बच्चा, तो ही इज अ माइनर। तो क्या आप एक माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो, इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। तो ये जो ग्रीन अंकल ने लोन एग्रीमेंट किया नोबिता के साथ, ये वॉइड एब इनिशियो है। बट क्या ये इलीगल है? नहीं मैम, इलीगल नहीं है, सिर्फ वॉइड है। इलीगल नहीं है मैम, सिर्फ वॉइड है। अब मान के चलो क्या हुआ, अंकल ने नोबिता को लोन देने के लिए, अंकल के पास पैसे नहीं थे, तो नोबिता को लोन देने के लिए अंकल ने किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया। अंकल ने ये मोटू भाई, मोटू पतलू वाला जो मोटू भाई है ना, ये मोटू भाई से लोन ले लिया, कितने का? 1,000 रुपए का, नोबिता को लोन देने के लिए। अब ये क्या हो गया मैम, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन अंकल और मोटू भाई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज अ कोलैटरल एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि ये एंटर किया गया मेन एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। मेन एग्रीमेंट कौन सा हुआ? ग्रीन अंकल और नोबिता के बीच में जो मेन एग्रीमेंट हुआ, उसके लिए एक दूसरे अग्रीमेंट में एंटर किया गया, तो उसको बोलेंगे हम कोलैटरल एग्रीमेंट। दिस इज द मेन एग्रीमेंट, दिस इज द कोलैटरल एग्रीमेंट। तो सवाल ये उठता है, ये जो कोलैटरल एग्रीमेंट है ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा? द आंसर इज बिल्कुल वैलिड रहेगा। मतलब अगर ग्रीन अंकल पैसे वापस नहीं करते हैं तो क्या मोटू भाई कोर्ट में केस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोटू भाई और ग्रीन अंकल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिल्कुल वैलिड है। सिर्फ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अपने सारे कोलैटरल को इलीगल बना देता है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है, सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है सिर्फ वॉइड है, तो उसका कोलैटरल वॉइड नहीं होगा, उसका कोलैटरल बिल्कुल वैलिड रहेगा। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? हाँ। यस मैम।
ओके तो ये हो गया हमारा। ये जो ग्रीन अंकल और नोबिता के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये वॉइड एब इनिशियो था, क्योंकि नोबिता कौन है, यहाँ लिख लेना, नोबिता माइनर है, और माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो होता है वॉइड एब इनिशियो। अब सवाल ही उठता है, इसका एक कोलैटरल अग्रीमेंट है, क्यों, क्योंकि नोबिता को लोन देने के लिए अंकल ने मोटू भाई से लोन ले लिया, तो ये जो कोलैटरल अग्रीमेंट है ये वॉइड नहीं होगा, ये जो कोलैटरल है ये बिल्कुल वैलिड रहेगा, और मोटू भाई 1000 रुपए ग्रीन अंकल से रिकवर कर सकते हैं। अब इतनी सारी कहानी बोलने का क्रक्स क्या रहा, इतनी सारी कहानी बोलने का क्रक्स ये रहा, ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया मैंने ये इसका क्रक्स है कि अ कोलैटरल अग्रीमेंट टू एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल एंड वॉइड। A collateral agreement to an illegal agreement is also illegal and void, but a collateral agreement to a void agreement is valid. A collateral agreement to a void agreement is valid. I hope everybody is crystal clear. What was the crux of all this story? ये crux, ये जो green में मैंने highlight करके रखा है, ये इसका crux निकल के आया। यहाँ complete होता है हमारा illegal agreement. The next topic is वेजरिंग अग्रीमेंट्स। मैम ये और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों, क्योंकि वेजरिंग एक ऐसी चीज है जो आप लोग किसी ना किसी को मूवीज वगैरह में देखते ही हो, सट्टेबाजी करना यानी कि बेटिंग करना, बेटिंग एग्रीमेंट्स। तो वेजर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैम, वेजर का डिक्शनरी मीनिंग होता है बेट लगाना, बेटिंग एग्रीमेंट्स करना। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेजरिंग एग्रीमेंट्स, बेटिंग एग्रीमेंट्स। मैम ये नोट सेंड किए थे? हाँ ये नोट्स मैंने भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है। ओके मैम। अब वेजरिंग अग्रीमेंट्स में क्या होता है, आपको पता है कि जैसे हमने अग्रीमेंट किया कि अगर इंडिया जीतेगी तो तुम मुझे पैसे देना और इंडिया हारेगी तो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ क्या होता है, या तो इंडिया जीतेगी या तो इंडिया हारेगी, मतलब इतना तो पक्का है मैम, या तो मैं जीतूंगी या तो अदर पार्टी जीतेगी, दोनों में से कोई एक ना एक तो जीतेगा ही। तो ये जो वेजरिंग अग्रीमेंट्स होता है ना, इसमें वन पार्टी इज टू विन, मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी तो जीतेगी ही जीतेगी, एंड द अदर पार्टी हैज टू लूज। ये तो पक्का है मैम, दोनों में से कोई जीतेगा कोई हारेगा। डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मतलब जिस चीज के ऊपर वो लोग बैट कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगा। इंडिया मैच खेल रही है, अभी कंक्लूजन आया नहीं है कि इंडिया जीती कि हारी, तो ये फ्यूचर इवेंट है। और अनसर्टेन मतलब अभी हमें पता नहीं है, इंडिया जीत भी सकती है हार भी सकती है। अगर आपको पता है इंडिया जीतेगी ही जीतेगी तो फिर तो ये कोई वेजरिंग अग्रीमेंट हुआ नहीं। वेजरिंग अग्रीमेंट कब होता है, व्हेन देयर इज इक्वल चांस। ऐसा हो भी सकता है कि इंडिया जीत जाए और ऐसा हो भी सकता है इंडिया हार जाए, मतलब अभी रिजल्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता है, मतलब इट इज नॉट सर्टेन। तो ऑलवेज बेटिंग इज मेड ऑन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट एंड देयर इज इक्वल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, वन पार्टी इज टू विन एंड अनदर पार्टी इज टू लूज। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर, ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट इफ इट रेन्स ऑन मंडे ए विल पे 150 टू बी एंड वाइस वर्सा। एक बंदा है, बी एक बंदा है। ए ने बी को बोला कि अगर मंडे को बारिश हो गई ना तो मैं तुम्हें 150 रुपया दूंगा, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो तुम मुझे 150 रुपया देना। तो यहाँ क्या हुआ मैम, मंडे अभी आया नहीं है, ये फ्यूचर इवेंट है और अनसर्टेन है। क्यों, क्योंकि मंडे को बारिश हो भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। अब इंद्रदेव कब प्रकट हो जाए हमें क्या पता, ये तो अनसर्टेन है, ऐसा हो भी सकता है बारिश हो जाए, ऐसा हो भी सकता है नहीं हो। तो यहाँ पर हमने किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेटिंग लगा ली कि अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे देना, और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ क्या होगा, वन पार्टी इज टू विन वन पार्टी इज टू लूज, और ये जो इवेंट है ये फ्यूचर इवेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दोनों के बीच में शर्त लग गई, बेट लग गई। और आपको मैं बता दूं, ये जो बेटिंग अग्रीमेंट्स होते हैं ना ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होते हैं। सो दिस बेटिंग अग्रीमेंट्स, दिस वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैं वॉइड एब इनिशियो पढ़ा रही थी कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, जिसमें से एक पॉइंट था एग्रीमेंट बाय वेजर, वेजरिंग अग्रीमेंट्स। मैंने आप लोगों को वहां पर भी पढ़ाया था कि ऑल दी वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, सारे ही वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं।
तो यहाँ वहां भी पढ़ लिए थे, यहाँ फिर से हम इसको रिपीट पढ़ लेंगे। क्या मैम कि ऑल दी वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो। अब आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ मैम, वेजरिंग अग्रीमेंट्स के कुछ एसेंशियल्स हैं, मतलब अगर किसी अग्रीमेंट को आप वेजरिंग बोलना चाह रहे हो तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। पहला, किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को लेकर के बैठ होनी चाहिए। दूसरा, देर इज म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, मतलब म्यूचुअलिटी होनी चाहिए। म्यूचुअलिटी मतलब अभी कुछ श्योरिटी नहीं है मैम, इंडिया जीत भी सकती है, इंडिया हार भी सकती है, अभी तो हमें नहीं पता इंडिया जीतेगी कि हारेगी, मतलब देयर इज अ इक्वल चांस ऑफ गेन और लॉस। ऐसा हो भी सकता है मैं जीत जाऊं, ऐसा भी हो भी सकता है मैं हार जाऊं। देर इज म्यूचुअल चांस, देर इज इक्वल चांस ऑफ गेन और लॉस। एंड थर्ड इज मैम, देर इज नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हम जीतने हारने के अलावा हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें हमारा कोई भी उस एग्रीमेंट में पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं। अब इंडिया जीतेगी हारेगी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे पैसों से, कि अगर इंडिया जीत गई तो मेरे पास 1,000 रुपए आ जाएंगे, तो उस 1,000 रुपए के अलावा मेरा कोई भी और इंटरेस्ट होता ही नहीं है इस एग्रीमेंट में। तो दिस वाज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट्स। अब मैम आपको मैं एक बात बता दूं, जो वेजरिंग अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स यानी वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, एंड इसीलिए उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप जीत गए और सामने वाली पार्टी ने आपको कुछ पैसे नहीं दिए तो आप कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। नथिंग कैन बी रिकवर्ड बाय द विनिंग पार्टी। मान के चलो मैंने और पायल ने अग्रीमेंट किया, बेट लगाई कि इंडिया जीती तो तुम मुझे पैसे दोगी और हार गई तो मैं दूंगी, और मान के चलो इंडिया जीत गई और पायल ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो क्या मैं पायल के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ? द आंसर इज नो। मैं पायल के अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकती कि कोर्ट कोर्ट पायल ने मुझे पैसे नहीं दिया, बोली थी देगी और नहीं दिया। कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट है, ये वॉइड एब इनिशियो है, और जो भी वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट्स होते हैं इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप बिल्कुल भी उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो पता चल गया मैम हमें कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। सवाल ये उठता है क्या वेजरिंग अग्रीमेंट्स इलीगल भी होते हैं? क्या सट्टेबाजी करना इलीगल है? क्या वेजरिंग करना, क्या बेटिंग करना इलीगल है? पर मैडम एमपीएल पे तो लीगल है। एमपी, ऐसा कैसे? एमपीएल 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 ड्रीम 11 यस टाइप बोल रहे हो क्या आप? गवर्नमेंट के 11 एमपीएल ड्रीम ये 11, ड्रीम 11 एमपीएल इज नॉट वेजरिंग अग्रीमेंट्स। वाई? इसके ऊपर पता है बहुत केस चला था, दिल्ली हाईकोर्ट में चला था कि कौन से हाईकोर्ट में, बट एक्चुअल में जब ड्रीम 11 लॉन्च हुआ था ना, तो ड्रीम 11 के अगेंस्ट केस हो गया था, कोर्ट में केस हो गया था कि ये तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स है, ये तो वैलिड है ही नहीं। और कोर्ट की क्या सुनवाई चली थी पता है? बताऊंगी, थोड़ा सब्र करो। पहले मेरे को ये बात बताओ कि हमें इतना पता चल गया मैम कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉइड है, ठीक है वॉइड है, लेकिन क्या वो इलीगल भी हैं? इलीगल नहीं है। नहीं, इलीगल नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट दे आर नॉट इलीगल। बट एक बात और बता दूं मैं, ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स है ना, इसके ऊपर ना हर स्टेट का अलग लॉ बना हुआ है। अकॉर्डिंगली अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमारे स्टेट में ये इलीगल है, तो उस स्टेट में इलीगल मान लिया जाएगा, और अगर कोई स्टेट इलीगल डिक्लेयर नहीं करती है तो उस स्टेट में इलीगल नहीं माना जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 2 स्टेट्स गवर्नमेंट ऐसी है जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने वेजरिंग अग्रीमेंट्स को इलीगल मान लिया है। मतलब अगर वो दोनों स्टेट वाले लोग वेजरिंग अग्रीमेंट्स करेंगे तो वहां वो इलीगल भी माना जाएगा। And what are those 2 states? Those 2 states are, one is Maharashtra and another is Gujarat. Maharashtra and Gujarat. सो मैम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर आप वेजरिंग अग्रीमेंट्स करते हो तो हम उसको इलीगल भी मानेंगे। और गुजरात की गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर आप गुजरात की टेरिटरी में कोई वेजरिंग अग्रीमेंट्स करते हो तो उसको भी इलीगल माना जाएगा। So only these two states have declared wagering agreements as illegal, Maharashtra and Gujarat. बाकी किसी भी स्टेट में illegal नहीं है। What is the general rule? The general rule is that wagering agreements are void, but they are not illegal. The general rule is wagering agreements are void, but they are not illegal, except in the state of
गुजरात एंड महाराष्ट्र, सिर्फ और सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही वेजरिंग अग्रीमेंट्स इलीगल हैं। बाकी सारे स्टेट में, छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल, यूपी, बाकी किसी भी स्टेट की बात करें तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर ओनली वॉइड एंड नॉट इलीगल, ओनली वॉइड एंड नॉट इलीगल। अब इसको मैम, इसी बात को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज द जनरल रूल? द जनरल रूल इज कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल, बट दे आर इलीगल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब मैम आपको एक बात पता है कि अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स वहां क्या होते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग अग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं। और ऊपर आपने एक बात पढ़ी थी कि अगर इलीगल अग्रीमेंट का कोई कोलैटरल अग्रीमेंट होता है तो इलीगल अग्रीमेंट उसको भी पल्यूट कर देता है और उसको भी इलीगल बना देता है। ऊपर हमने एक बात पढ़ी थी अभी 2 मिनट पहले, भूल नहीं जाना रे, ऊपर पढ़ा हाँ था मैम। थोड़ी देर पहले यस मैम, यस मैम। यस मैम। कि अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट होता है तो उसका कोई कोलैटरल है तो वो जो इलीगल एग्रीमेंट है वो उस कोलैटरल को भी पोल्यूट कर देता है, वो उस कोलैटरल को भी इलीगल बना देगा। तो एक बात बताओ, अगर आप वेजरिंग अग्रीमेंट्स कर रहे हो महाराष्ट्र या गुजरात में तो उसको इलीगल माना जाएगा क्या? हाँ मैम, इलीगल माना जाएगा। अब अगर आप उसका कोई कोलैटरल अग्रीमेंट करते हो तो क्या वो भी पल्यूट हो जाएगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये जो मेन अग्रीमेंट है ये इलीगल है, तो इलीगल का जो कोलैटरल है वो उसको भी पल्यूट कर देगा और इसीलिए ये जो कोलैटरल अग्रीमेंट है ये भी इलीगल और वॉइड बन जाएगा। अब अदर स्टेट्स की बात करें, अब अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें एक्सेप्ट फॉर गुजरात एंड महाराष्ट्र, जैसे मान के चलो मेरे प्यारे से स्टेट छत्तीसगढ़, मान के चलो छत्तीसगढ़ में कोई वेजरिंग अग्रीमेंट हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में अगर हम वेजरिंग अग्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या वो इलीगल है? द आंसर इज नो मैम, सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है। तो अगर इसका कोई कोलैटरल अग्रीमेंट होगा तो क्या वो वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो मेन अग्रीमेंट है वो तो इलीगल नहीं है, तो ये नीचे वाला पल्यूट नहीं होगा, ये नीचे वाला जो कोलैटरल अग्रीमेंट है ये बिल्कुल वैलिड होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मैम। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, आप लोगों की एक मूवी आई थी बहुत पुरानी, जन्नत जहां, जन्नत जिसमें वो गाना आता है ना, गाने के ऊपर नहीं जाते, छोड़ो। एक मूवी आई थी आप लोग की जन्नत, जिसमें ये इमरान हाशमी जो है ये बेटिंग अग्रीमेंट करता है मैच के बेसिस पे, और मान के चलो ये इसके साथ बैटिंग अग्रीमेंट कर रहा है। कौन बैटिंग अग्रीमेंट कर रहा है? इमरान हाशमी इसके साथ कर रहा है। और ये लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में। मुंबई कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र में, इन द मुंबई ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मुंबई कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। तो मान के चलो इन्होंने बैटिंग अग्रीमेंट किया, इमरान हाशमी ने बोला कि अगर इंडिया जीती तो तुम मुझे 1 लाख रुपए देना और अगर इंडिया हार गई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये वेजरिंग अग्रीमेंट सवाल ये उठता है हो कहाँ रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है? बॉम्बे में हो रहा है। बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो क्या महाराष्ट्र में वेजरिंग अग्रीमेंट इलीगल है? हाँ है। तो ये जो अग्रीमेंट हो रहा है किसके? इमरान हाशमी और ये मोटू के बीच में, ये इलीगल हुआ कि नहीं? हाँ, इलीगल इलीगल है। तो ये अग्रीमेंट तो हो गया मैम इलीगल। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र में हो रहा है, और आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग अग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं। मान के चलो इंडिया हार गई और इमरान हाशमी को देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन इमरान हाशमी के पास पैसे है नहीं। अब इस इलीगल अग्रीमेंट को पूरा करने के लिए उसने एक और अग्रीमेंट में एंटर किया अपने दोस्त के साथ। ये इसका दोस्त है, ये कौन है? ये इमरान हाशमी का दोस्त है, ब्लू टी शर्ट, इसका नाम मुझे नहीं पता तो मैं इसको ब्लू टी शर्ट बोलूंगी, ठीक है। तो इमरान हाशमी ने इस ब्लू टी शर्ट के साथ 1 लाख रुपए लोन लेने का एग्रीमेंट कर लिया। अब ये 1 लाख रुपए का लोन लेने का एग्रीमेंट क्यों किया? इसको देने के लिए, वेजरिंग अग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये वाला जो वेजरिंग अग्रीमेंट है ये मेन अग्रीमेंट हो गया, और इसको पूरा करने के लिए इमरान हाशमी ने एक और अग्रीमेंट में एंटर किया अपने दोस्त के साथ। तो ये क्या हो गया? कोलैटरल अग्रीमेंट। अब आपको पता है मैम अगर मेन अग्रीमेंट इलीगल होता है तो वो अपने कोलैटरल अग्रीमेंट को भी पोल्यूट कर देता है और उसको भी इलीगल कर देता है, उसको भी वॉइड कर देता है। तो यहाँ पर जो मेन अग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि वो मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, तो वो इलीगल हो गया। तो उसका जो कोलैटरल है
वो भी इलीगल हो जाएगा। तो ये वाला जो एग्रीमेंट है लोन लेने वाला, जो इमरान हाशमी ने अपने ब्लू टी शर्ट के साथ जो 1 लाख का लोन लिया, ये क्योंकि कोलैटरल है इलीगल एग्रीमेंट का, इसीलिए ये भी पल्यूट हो जाएगा, ये भी इलीगल हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा। मतलब अगर इमरान हाशमी ने पैसे वापस नहीं किए तो दिस ब्लू टी शर्ट कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम इमरान हाशमी। आर वी क्रिस्टल क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर ये जो इमरान हाशमी और ये जो मोटू है, मोटू ये जो है, अगर ये लोग मुंबई में नहीं रहते हैं, ये लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और इन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया वेजरिंग एग्रीमेंट, मान के चलो सेकेंड एग्जांपल, मान के चलो इन्होंने वेस्ट बंगाल में किया, तो अब बताओ वेस्ट बंगाल में इन्होंने वेजरिंग एग्रीमेंट किया, क्या ये इलीगल है कि सिर्फ वॉइड है? वॉइड है। सिर्फ वॉइड है, मैम। इलीगल है क्या? नहीं। अब इस नो मैम। हाँ इलीगल नहीं है, अब वॉइड एग्रीमेंट है। अब इस वॉइड एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए इमरान हाशमी ने ब्लू टी शर्ट से लोन ले लिया, तो ये जो लोन लेने वाला एग्रीमेंट है ये कोलैटरल हो गया। तो मेरे को बताओ उस केस में ये जो कोलैटरल एग्रीमेंट है ये वैलिड रहेगा कि वॉइड रहेगा? वैलिड वैलिड रहेगा, क्योंकि मेन एग्रीमेंट जो है वो इलीगल तो है नहीं, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो वो तो सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है। तो जो उसका कोलैटरल है ना वो भी वैलिड रहेगा, वो बिल्कुल वैलिड रहेगा। समझ में आया सबको? यस मैम। कंप्लीट होता है हमारा इलीगल एग्रीमेंट्स और वेजरिंग एग्रीमेंट्स बहुत ही डिटेल में प्यार के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कल की क्लास में हम लोग चालू करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके मैम। तो आप लोग को समझ में आया जो मैं आज पढ़ाई? यस मैम, बहुत अच्छा से। बस मैम मजा आई। किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो आपका पढ़ाई में डाउट हो ही नहीं सकता। ओके ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। प्लीज एवरीबडी टेक केयर। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल surely try to clear your doubts. Okay, so I am Ishika Agrawal signing off. Take care. Bye bye.